नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 805 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एमपी डीएलएड प्रथम वर्ष। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ज़्यादातर फेल होते हैं, यानी कंप्यूटर वाली सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट का नाम है आपकी पाठचर्या सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप देखेंगे। ये जो सब्जेक्ट आपकी 50 अंक की आती है। कितने अंक की आती है? 50 अंक की आती है। पास होने के लिए आपको 20 अंक लाने होते हैं, तभी आप पास होंगे इसमें। यानी कि 50 नंबर का 40% अंक आपको प्राप्त करना होगा, तभी आप इस सब्जेक्ट में पास होंगे। पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, सब्जेक्ट कोड 805 है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे आज ही क्लास में। ये आपकी पहली क्लास होने वाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो आप इस क्लास को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने बच्चे पहली बार हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्लास है फर्स्ट ईयर वालों की। इसमें बहुत सारे बच्चे हर साल फेल होते हैं। ठीक है, मैं अभी वो क्लासेस करा रहा हूँ आपको, उन सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराऊंगा जो जिनमें बच्चे ज़्यादातर फेल होते हैं। ठीक है, तो आप इन क्लासेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, पहली बार देख रहे हैं तो, और लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। तो पहला क्वेश्चन हमारा, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या है? इसी सब्जेक्ट का नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, सब्जेक्ट नेम भी है और सबसे पहला क्वेश्चन भी यही है। ठीक है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की परिभाषा लिखिए। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या होती है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, परिभाषा भी पूछी गई है, तो आपको सेम जो हम आंसर बता रहे हैं वैसा ही इससे मिलता जुलता लिख दीजिए। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, इसमें अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हैं, कुछ शब्द जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं सेम टू सेम आप वैसा ही छाप के आइए, लिख के आइए। नहीं, आप इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, अपनी मर्जी भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, इनसे मिलता जुलता होना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझ आनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद आप आंसर उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ, जो बच्चे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो बंटी क्लासेस के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है, एमपी डीएलएड ऑल सब्जेक्ट, एमपी डीएलएड ऑल सब्जेक्ट नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। सभी विषयों के नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इन सब्जेक्ट के नोट्स आप पढ़ लो, क्लासेस के साथ साथ ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनमें काफ़ी बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अब तक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का। यहाँ से सबसे छोटा क्वेश्चन जो 1 नंबर का आवा सादा यानी वस्तुनिष्ठ में पूछा गया है, वो यही पूछा गया है कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आईसीटी का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आईसीटी का आपका पूरा नाम हो जाएगा। हिंदी में से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं वह तकनीक है जिसके माध्यम से, आईसीटी क्या है? आईसीटी वह तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और अन्य डिजिटल साधनों की सहायता से सूचना प्राप्त होती है, संग्रहित होती है और भेजी और साझा की जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सूचना एवं संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है, संप्रेषण तकनीकी हो जाएगी, आईसीटी हो जाएगी। ठीक है जी, आईसीटी का अर्थ है जहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर आपसे परिभाषा पूछता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित समझे। इसमें एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह, ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा में आईसीटी का महत्व बताइए। शिक्षा में आईसीटी का क्या महत्व है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं शिक्षा में आईसीटी का महत्व देखते हैं। शिक्षा में आईसीटी का बहुत महत्व, इसके द्वारा पढ़ाई आसान, रोचक और प्रभावी बनती है। आईसीटी के द्वारा कैसे बनती है वो आप यहाँ पे देखेंगे। शिक्षा में आईसीटी का महत्व, आपको महत्व समझ में आएगा आईसीटी का शिक्षा में। ठीक है, तो पढ़ाई को सरल और रोचक बनाता है कौन? आईसीटी। ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा देता है कौन? आईसीटी। वीडियो और चित्रों द्वारा जल्दी समझने में सहायता करता है कौन? आईसीटी। विद्यार्थियों को नई तकनीक की जानकारी मिलती है कहाँ से? आईसीटी से। ठीक है, और भी यहाँ पे पॉइंट देखें, महत्व तो लिखे हुए हैं जी। घर में बैठे शिक्षा प्राप्त की जाती है आईसीटी के माध्यम से, समय और मेहनत की बचत होती है आईसीटी से। तो ये 5-6 पॉइंट हैं, जो 6 पॉइंट हमने बताए वो किसके बताएं? शिक्षा में आईसीटी का महत्व बताया है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें
नोट्स में ये सारे मिल जाएंगे आपको, तो नोट्स भी आप परचेस कर लें। मैं कह रहा हूँ नोट्स परचेस करने के लिए आपको नंबर शो हो रहा है, मैं नहीं तो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। नंबर भी आप एक बार नोट कर लें, 72 40 28 72 81, ठीक है। आप थोड़ा सा पैसा खर्च करें, अब DL.ED करने में इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा नोट्स लेने में भी खर्च करें और उन्हें अच्छे से नोट्स को समझकर पढ़ें और वीडियो क्लासेस देखें रेगुलर, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर ले अपडेट्स के लिए जल्दी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है ICT के उपकरण एवं उपयोग लिखिए। ICT के क्या उपकरण होते हैं वो आपको लिखने और उपयोग लिखने के, इनका उपयोग कैसे किया जाता है और उपकरण कौन कौन से होते हैं ICT के। तो सबसे पहले हम ICT के उपकरण देखेंगे। तो सबसे पहले जो ICT का उपकरण है उनमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर ICT का ही उपकरण है, जानकारी तैयार करने में, संग्रहित करने में और पढ़ाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है, जानकारी तैयार करने में। आप कोई भी जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, उसमें संग्रहित कर सकते हैं अपनी फाइल्स वगैरह, पढ़ाई करने के लिए आप कंप्यूटर को उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला उपकरण क्या हो जाएगा, ICT का कंप्यूटर हो जाएगा। दूसरा आप मोबाइल फ़ोन देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन यानी ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं, जैसे अभी आप ले रहे हैं, इंटरनेट चलाने के लिए उपयोग किया जाता है मोबाइल। जैसे आप अभी चला रहे हैं, आप हमारी जो क्लास देख रहे हैं वो किसके माध्यम से देख रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जो बच्चे ले रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व ICT का, तो जो ICT के उपकरण है, ठीक है। तीसरा इंटरनेट, जानकारी प्राप्त करने में ऑनलाइन सेवाओं के लिए उपयोग होता है। जैसे आप अभी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो इंटरनेट की वजह से तो देख रहे हैं ना, ऐसे ही आपको लिखना है। इन क्वेश्चनों को अगर आपको समझ नहीं होगी, आप इन्हें एक बार नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और नोट्स जरूर ले लें भैया, नहीं तो बाद में आप पछताओगे। उससे तो बेहतर ही आप नोट्स एक बार और परचेस कर लें अच्छे से, ठीक है। नोट्स परचेस कर लें, जिन्होंने नहीं लिए हैं, जिन्होंने ले लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आप प्रोजेक्टर, एक ये आपका उपकरण हो जाएगा। प्रोजेक्टर में क्या होता है, कक्षा में बड़ी स्क्रीन पर पढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, कौन, प्रोजेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपका स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल तरीके से पढ़ाने के लिए उपयोग में किया जाता है स्मार्ट बोर्ड। उसके बाद आपका टेलीविज़न यानी शैक्षणिक कार्यक्रम देखने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रिंटर, दस्तावेज और नोट्स प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो ICT के उपकरण है भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ICT के उपकरण हैं, उनका उपयोग कैसे होता है। ICT के उपयोग देखेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करने में ICT का उपयोग होता है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने में। तीसरा ईमेल भेजने में और प्राप्त करने में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यानी वीडियो कॉल करने के लिए, प्रोजेक्ट और प्रस्तुतिकरण बनाने में, ऑनलाइन कक्षा देने में, ठीक है। तो इन सब में IT का उपयोग होता है, ICT का। और यहाँ पर डिजिटल नोट्स तैयार करने में और स्कूल और कॉलेज का डेटा सुरक्षित रखने में भी ICT का उपयोग होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसके उपयोग बताए और यहाँ पे आप इसके कारण भी, वो उपकरण भी देख सकते हैं, ICT के उपकरण और उपयोग, ठीक है। इन्हें अच्छे से पढ़ें, इंपॉर्टेंट है भाई, ये पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाठचर्या में एकीकरण की प्रक्रिया। पाठचर्या में एकीकरण की प्रक्रिया, तो यहाँ पे देखेंगे पाठचर्या में एकीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। पाठचर्या में एकीकरण का अर्थ है पढ़ाई में ICT और आधुनिक तकनीक को शामिल करना। ICT में आधुनिक तकनीक को शामिल करना है ताकि शिक्षा कैसी बन सके, अधिक प्रभावी बन सके, ठीक है। कैसी बन सके, अधिक प्रभावी। ICT का पढ़ाई में ICT का और आधुनिक का उपयोग करेंगे, शामिल करेंगे तो शिक्षा कैसी बनेगी, अधिक प्रभावी बनेगी, ठीक है। तो पाठचर्या में एकीकरण की प्रक्रिया देखेंगे, तो इन पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले पाठ्य विषय का क्या करेंगे, चयन करेंगे। उसके बाद उपयुक्त ICT साधनों का चयन करेंगे, जो भी साधन है, शिक्षण सामग्री तैयार करेंगे। कक्षा में तकनीकी का उपयोग करेंगे और विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। उसके बाद सुधार और पुनः अभ्यास करना, ठीक है। तो आप ये 6 पॉइंट लिख सकते हैं पाठचर्या में एकीकरण की प्रक्रिया में। आपसे पूछे जो क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सहयोगी अधिगम क्या होता है। तो सहयोगी अधिगम को आपको अच्छे से समझ लेना है, सहयोगी अधिगम होता क्या है। तो सहयोगी अधिगम वह शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थी मिलजुल कर एक साथ पढ़ाई करते हैं। सहयोग का मतलब आप समझ सकते हैं, वह शिक्षण जिसमें विद्यार्थी मिलजुल कर एक साथ पढ़ाई करते हैं। सहयोगी अधिगम यानी सीखना, सहयोगी यानी साथ मिलकर, ठीक है। तो सहयोगी अधिगम वह शिक्षण पद्धति है जिसमें
विद्यार्थी मिलजुल कर एक साथ पढ़ाई करते हैं, वो विचार साझा करके सीखते हैं। इसमें सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, यानी विद्यार्थी आपस ही में बैठकर मिलकर जुलकर यानी कि साथ में एक दूसरे के सहयोग करके आंसर यानी क्वेश्चन आंसर करते हैं, याद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। जिन बच्चों पे क्वेश्चन से नहीं आते हैं दूसरे पे आते हैं, वो दूसरे को सिखाता है। जिस पे वो क्वेश्चन आ रहा है वो दूसरे को सिखाता है, वो उस पर नहीं आ रहा तो वो दूसरे से पूछता है। तो यानी कि एक दूसरे के साथ बैठकर मिलजुल कर जो पढ़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? सहयोगी अधिगम कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में से बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, जैसे समूह बनाकर प्रोजेक्ट तैयार करना, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका सहकारी अधिगम आता है, वो क्या आता है? सहयोगी अधिगम। ये आपका सहकारी अधिगम है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सहगामी अधिगम और सहकारी अधिगम। ठीक है, ये क्या था? आप इसे अच्छे से पढ़िए। सहयोगी अधिगम है, सहयोगी, और ये आपका है सहकारी अधिगम। ठीक है, तो सहकारी अधिगम जानेंगे। सहकारी अधिगम क्या होता है? सहकारी अधिगम वह शिक्षण पद्धति है जिसमें विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर कार्य दिया जाता है। सहकारी अधिगम वो होता है जिसमें विद्यार्थियों को छोटे यानी 2-2, 4-4 स्टूडेंट अलग अलग करके उनमें क्या दिया जाता है? उनको कार्य दिया जाता है विद्यार्थियों को, ताकि वो उसे कर सकें। समूह का प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी निभाकर कार्य पूरा करता है। तो ये कौन सा अधिगम हो जाएगा? आपका सहकारी अधिगम हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखेंगे। 4 विद्यार्थियों का समूह बनाकर चारों को अलग अलग कार्य देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सहकारी अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकिपीडिया की विशेषताएं बताइए। विकिपीडिया की विशेषताएं लिखिए। तो विकिपीडिया होता क्या है पहला आप ये जानें विकिपीडिया के बारे में, फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं जानेंगे। ठीक है, विकिपीडिया एक मुफ्त ऑनलाइन ज्ञान कोश है। विकिपीडिया क्या है? एक मुफ्त ऑनलाइन ज्ञान कोश है जहां दुनिया भर की विभिन्न विषयों की जानकारी उपलब्ध होती है। इसे इंटरनेट की सहायता से उपयोग किया जाता है। विकिपीडिया आप देखे होंगे, किसी हीरो का नाम सर्च करेंगे तो उसकी विभिन्न जानकारी उसमें मिल जाएगी। ठीक है, और भी कई सारी, तो आप इसे एक बार और अच्छे से पढ़ें। विकिपीडिया एक मुफ्त ऑनलाइन ज्ञान कोश है जहाँ दुनिया भर की विभिन्न विषयों की जानकारी उपलब्ध होती है। इसे इंटरनेट की सहायता से उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं यहाँ पे देखेंगे, आपको और समझ में आएगा विकिपीडिया की विशेषताएं। यह एक मुफ्त वेबसाइट है, इसमें अनेक विषयों की जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जानकारी जोड़ और संपादित कर सकता है। ठीक है, और देखें कुछ पॉइंट और हैं इसके। तो यह कई भाषाओं में उपलब्ध है। इंटरनेट के माध्यम से इसे कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इससे जानकारी जल्दी अपडेट की जाती है। इसमें जानकारी जल्दी अपडेट की जाती है। तो ये पॉइंट है जो विशेषताएं किसकी हैं? जो विकिपीडिया की हैं। ठीक है, तो क्लास को लाइक करो भाई, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, यूनिक्स की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहले जाने के यूनिक्स होता क्या है। ठीक है, यूनिक्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो करा रहे हैं, आपको ध्यान से करें, इनको समझें क्योंकि ये पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, यूनिक्स क्या होता है? एक बहुत प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? एक बहुत प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग कंप्यूटर को चलाने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यूनिक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर को चलाने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह बड़े कंप्यूटर और सर्वर में अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूनिक्स का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कंप्यूटरों में और सर्वर में अधिक उपयोग होता है इसका। और ये क्या करता है? ये कंप्यूटर को चलाने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, यूनिक्स की 2 विशेषताएं। तो यूनिक्स की 2 विशेषताएं यहाँ पे पहली विशेषता देखें मल्टी यूजर, ये पहली विशेषता है यूनिक्स की। तो इसमें क्या है देखेंगे यहाँ पे, यूनिक्स में एक ही समय पर कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं। यूनिक्स है, उसमें एक ही समय पर कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं क्योंकि इसका नाम ही क्या है? मल्टी यूजर। ठीक है, मल्टी यूजर अर्थात एक कंप्यूटर को कई उपयोगकर्ता अलग अलग अकाउंट से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर किसी स्कूल या ऑफिस के कंप्यूटर सर्वर को कई लोग एक साथ चला सकते हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा है आपका मल्टीटास्किंग। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी इसकी? मल्टीटास्किंग, यानी यूनिक्स एक समय में कई कार्य करने की सुविधा देता है। यूनिक्स है वो एक समय में कई कार्य करने की सुविधा देता है, जैसे एक साथ गाना सुनना, फाइल कॉपी करना और इंटरनेट चलाना। ठीक है, तो ये सब क्या है? यूनिक्स के ही पार्ट हैं। तो ये यूनिक्स की विशेषता हो जाएगी कौन कौन सी? मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। ठीक है,
यूनिक्स की 2 विशेषताएं पूछी थी, तो हमने यहाँ पे 2 विशेषताएं बता दी। आपसे भी पूछे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में पूछे तो आप नाम लिख देना और लिख देना यूनिक्स में एक ही समय पर कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं, ये मल्टी यूजर हो जाएगी पहली विशेषता। दूसरी मल्टीटास्किंग, यानी कि यूनिक्स एक समय पर कई कार्य करने की सुविधा देता है, ठीक है। एक समय पर कई कार्य करने की सुविधा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है MS वर्ड क्या है। MS वर्ड क्या है, तो ये 3 नंबर 4 नंबर में पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, 2 नंबर में भी। तो MS वर्ड क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS वर्ड का फुल नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। M यानी कि माइक्रो, OS यानी कि सॉफ्टवेयर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। जिसे किसने बनाया, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। इसका उपयोग दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट बनाने, लिखने, सुधारने, सजाने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने, लिखने, उनमें सुधार करने, सजाने और प्रिंट वगैरह करने के लिए किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग, ठीक है, प्रयोग। ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है। इसका उपयोग दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स बनाने और लिखने, सुधार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS वर्ड की विशेषताएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखेंगे। तो MS वर्ड की जो विशेषताएं यहाँ पे देखेंगे, टाइपिंग करना आसान होता है। MS वर्ड में टाइपिंग करना कैसा होता है, आसान होता है। टेक्स्ट का रंग कैसा, टेक्स्ट का रंग, आकार और डिजाइन बदल सकते हैं MS वर्ड में, ठीक है। चित्र और टेबल जोड़ सकते हैं किसमें, MS वर्ड में, ठीक है। तो ये MS वर्ड की विशेषताएं, दस्तावेज को सेव और प्रिंट भी कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ये MS वर्ड की विशेषताएं। और MS वर्ड होता क्या है, MS वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जो कि हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। और आप इसे अच्छे से 1-2 बार क्लास देखें और PDF जरूर पढ़ लेना। और इसका उपयोग कैसे होता है, MS वर्ड का आवेदन पत्र बनाने में उपयोग होता है, स्कूल प्रोजेक्ट बनाने में, रिज्यूमे तैयार करने में और नोट्स लिखने में किसका उपयोग होता है, MS वर्ड का, ठीक है। यहाँ पे देखें उदाहरण, यदि हमें छुट्टी के लिए आवेदन लिखना हो तो हम MS वर्ड में आसानी से लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित कोई 2 मूल्यांकन टूल के नाम लिखिए। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधार कोई 2 मूल्यांकन टूल आपको लिखने, उनके नाम लिखने, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले समझते हैं सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या होती है। ICT होती है आधारित मूल्यांकन टूल वे साधन है जिनकी सहायता से ऑनलाइन परीक्षा में क्विज और मूल्यांकन किया जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित मूल्यांकन टूल वे साधन है जिनकी सहायता से ऑनलाइन परीक्षा, क्विज और मूल्यांकन किया जाता है, क्लियर। तो इसके 2 टूल लिखेंगे। सबसे पहला जो टूल है वो है गूगल फॉर्म्स, ठीक है। क्या है, गूगल फॉर्म्स, यानी कि इसमें क्या होता है, ये ऑनलाइन प्रश्न पत्र और क्विज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इसके द्वारा विद्यार्थियों के उत्तर आसानी से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, ऑनलाइन टेस्ट लेना, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट लेना। दूसरा आपका हो जाएगा काहूट हो जाएगा, ठीक है, काहूट हो जाएगा। इसका मतलब यह एक गेम आधारित शिक्षण और क्विज प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कक्षा में मज़ेदार क्विज और प्रतियोगिता कराना, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, 2 टूल हो जाएंगे इसके, किसके, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के, ठीक है। 2 टूल आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, अच्छे से इन्हें पढ़ें। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि गूगल होता क्या है, आपको शॉर्ट में बताना है, ठीक है। शॉर्ट में लिखना है कि गूगल होता क्या है। तो गूगल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने की बोल रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध तकनीकी कंपनियों में से एक है। यह मुख्य रूप से एक सर्च इंजन है। क्या एक ये सर्च इंजन है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की जानकारी आसानी से खोज सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझा दूं। जो गूगल होता है ना, वो एक सर्च इंजन होता है जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं गूगल के माध्यम से, ठीक है। जो आप सर्च करना चाहते हैं वो कहाँ पे सर्च करेंगे, गूगल के माध्यम से, और गूगल ही आपको वो चीज़ें ढूंढ के देगा। इसीलिए गूगल को सर्च इंजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गूगल की स्थापना की बात करें तो लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन ने वर्ष 1998 में की थी, ठीक है। कब की थी, 1998। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे थोड़ा और समझे, आज गूगल शिक्षा, संचार और मनोरंजन के क्षेत्र में कई सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है।
तो ये संक्षिप्त टिप्पणी थी गूगल पे। और गूगल की प्रमुख सेवाएं देखें कि गूगल कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। तो गूगल एक सर्च है यानी कि जानकारी खोजने के लिए, जीमेल यानी कि ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए, यूट्यूब यानी वीडियो देखने के लिए, और गूगल मैप्स यानी रास्ता खोजने के लिए। ठीक है, तो ये गूगल की प्रमुख सेवाएं। गूगल ड्राइव यानी फाइल सुरक्षित रखने के लिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, बट आपको लिखना आना चाहिए। और ये सेवाएं नहीं, ये सेवाएं किसकी हैं? गूगल की सेवाएं जो आपके फ़ोन में, कंप्यूटर में होती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि हमें भारत की राजधानी या ताजमहल के बारे में जानकारी चाहिए तो हम गूगल पे ही तो सर्च करेंगे आप लोग कि ताजमहल कहाँ है, ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल दिखाई कैसा देता है, ताजमहल के फ़ोटो, जो भी जानकारी आप ताजमहल के बारे में या भारत की राजधानी के बारे में चाहते हैं तो आप किसकी मदद से ढूंढ पाएंगे? गूगल की मदद से ही ढूंढ पाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे इतनी सरल और आसान भाषा में। तो आप बंटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, जितने भी स्टूडेंट हैं वो, और लाइक कर दो। क्लास के लाइक बहुत कम आ रहे हैं आपके। और जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं तो वो नोट्स ले लें जल्दी। 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेज़ कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, नोट्स आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं तो यही कहूँगा आप नोट्स पढ़ लो, क्योंकि भाई अच्छा परसेंटेज रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या पता भविष्य में परसेंटेज के आधार पर नौकरी मिलने लगे, क्योंकि मेरिट के आधार पर अब एडमिशन हो रहे हैं। तो क्या पता मेरिट परसेंटेज से ही बनती है, तो मेरिट के आधार पर कहीं जॉब ना मिलने लगे आगे। इसलिए तो लापरवाही नहीं करनी, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से लिख के आना। एग्जाम कॉपी को कैसे लिखनी है वो हम बताएंगे, और परसेंटेज भी आपकी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्राइट स्टॉर्म की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई है? तो ब्राइट स्टॉर्म क्या होता है पहले ये समझेंगे, इसकी स्थापना किसने की, ये 1 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है। तो ब्राइट स्टॉर्म की स्थापना माइकल पेरिक द्वारा की गई, बस आपको इतना लिखना है, माइकल पेरिक। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि ब्राइट स्टॉर्म होता क्या है। तो ब्राइट स्टॉर्म एक ऑनलाइन शिक्षा है। ब्राइट स्टॉर्म एक ऑनलाइन शिक्षा यानी वेबसाइट है। ऑनलाइन शिक्षा की क्या है? एक वेबसाइट है, यानी इसे हम ई लर्निंग बोल सकते हैं। ठीक है, ब्राइट स्टॉर्म एक ऑनलाइन शिक्षा वेबसाइट है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। इसमें गणित, विज्ञान और अन्य विषयों की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देखें यहाँ पे विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए ब्राइट स्टॉर्म वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ब्राइट स्टॉर्म वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है ई लर्निंग के बारे में, तो यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो द लर्निंग कंपनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, द लर्निंग कंपनी पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि द लर्निंग कंपनी होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द लर्निंग कंपनी एक प्रसिद्ध शैक्षणिक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी। यह बच्चों और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से संबंधित कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर तैयार करती थी। ठीक है, इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई को आसान, रोचक और प्रभावी बनाना था। इसके सॉफ्टवेयर की सहायता से विद्यार्थी खेल खेल में नई चीज़ें सीख सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, द लर्निंग कंपनी। ठीक है, तो द लर्निंग कंपनी की विशेषताएं देखेंगे। जहाँ पे द लर्निंग कंपनी की विशेषताएं यानी शिक्षा आधारित सॉफ्टवेयर बनाना, बच्चों के लिए शैक्षणिक गेम तैयार करना, कंप्यूटर द्वारा सीखने की सुविधा देना, पढ़ाई को सरल और मनोरंजन बनाना। ठीक है, तो ये किसकी विशेषताएं? द लर्निंग कंपनी की विशेषताएं। उदाहरण पे देखें यहाँ पे गणित, अंग्रेजी और विज्ञान सीखने की इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय की रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए आप किस एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे, ये आपको जवाब देना है कि विद्यालय की आपको रिजल्ट शीट तैयार करनी है। ठीक है, तो आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे, किस एप्लीकेशन के माध्यम से आप रिजल्ट यानी विद्यालय की रिजल्ट शीट तैयार करोगे और क्यों करोगे, वो आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझकर ही आप आंसर दे पाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो विद्यालय की जो रिजल्ट शीट है तैयार करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करूंगा। ठीक है, किसका उपयोग करूंगा मैं? विद्यालय की रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करूंगा। और क्यों करूंगा आप यहाँ पे देखेंगे। MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा को आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में। अब इसके जो लाभ हैं वो आप यहाँ पे लाभ देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के लाभ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यानी विद्यार्थियों के अंक आसानी से दर्ज किए जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। कुल अंक और प्रतिशत अपने आप निकाले जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। तो जो आप सीट बनाएंगे वो आसान, रिजल्ट सीट बनाएंगे वो आसानी से बन जाएगी माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। गलती होने पर आसानी से सुधार किया जा सकता है। परिणाम को टेबल और चार्ट के रूप में दिखाया जा सकता है। समय की बचत होती है इससे, ठीक है, किससे? माइक्रोसॉफ्ट से। तो जो आप क्या बना रहे थे, रिजल्ट सीट बनाएंगे विद्यालय की, तो उसमें आसानी होगी आपको बनाने में, किसमें? MS में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बस आप क्वेश्चन को समझना है, आपको रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, ठीक है। अगर आप रटोगे तो आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे, आप उसे भूल जाएंगे और लिख नहीं पाएंगे भैया। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर आप लाइव क्लास देखते हैं तो आप क्या करें कि आप ना कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लिखते चले जाएं। जब भी क्लास देखें PDF आप नोट्स मिल जाएंगे, आपको PDF ले लेना आप, तो PDF आप नोट्स पढ़ोगे तो एक पेन कॉपी साथ में लेकर पढ़ें, लिखने का प्रयास करें, ठीक है। अभ्यास भी करते चले आपको लिखना कैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी विषय के विस्तृत प्रस्तुतिकरण के लिए आप किस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे? किसी विषय के विस्तृत प्रस्तुतिकरण के लिए आप किस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे? तो चलिए हम बताते हैं किसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रयोग करना है, किसी विषय के विस्तृत प्रस्तुतिकरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चलिए समझते हैं। MS पावर पॉइंट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से किसी भी विषय को स्लाइड के माध्यम से सुंदर और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका उपयोग स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और सेमिनार में किया जाता है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज है ये, इससे आसान भाषा तो हम आपको नहीं दे सकते भाई। और पावर पॉइंट का उपयोग करने का कारण समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला स्लाइड बनाना आसान होता है इसमें अलग अलग स्लाइड बनाकर विषय को क्रम से समझाया जा सकता है, ठीक है। स्लाइड का मतलब समझते हैं, जैसे एक पेज को दूसरा पेज हो गया, फिर इस स्लाइड में आप इन्हें रख सकते हैं और आसानी से समझा भी सकते हैं। दूसरा, चित्र और वीडियो जोड़ना, यानी विषय को अच्छी तरह समझाने के लिए आप चित्र वीडियो की मदद से जोड़ सकते हैं। इसमें ऑडियो जोड़ा जा सकता है, ठीक है, चित्र वीडियो और ऑडियो जोड़े जा सकते हैं इसमें। तीसरा, आप देख सकते हैं प्रस्तुतिकरण आकर्षक बनाना, ये बनता है इसमें, यानी कि इसमें रंग, डिजाइन और एनिमेशन का उपयोग करके प्रस्तुतिकरण को कैसा बनाया जा सकता है? सुंदर बनाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यानी कि समझाना आसान होता है, यानी कि पावर पॉइंट की सहायता से शिक्षक और विद्यार्थी किसी भी विषय को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देखेंगे, यदि जल संरक्षण विषय पर प्रस्तुतिकरण बनाना हो तो उसमें जल की तस्वीरें, चार्ट और वीडियो जोड़कर विषय को अच्छी तरह समझाया जा सकता है। यानी जल संरक्षण आप बना रहे हैं तो आपको प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं उसका, तो उसमें अगर जल की तस्वीरें होंगी, चार्ट होंगे, वीडियो होंगे, तो उन्हें बच्चे देखकर जल्दी सीखेंगे और शिक्षक को भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। वर्ल्ड वाइड वेब की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। वर्ल्ड वाइड वेब की आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और वेबसाइटों का समूह होता है। इसकी सहायता से हम दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी जानकारी नहीं है जो हम पढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए पहले भी DLED में, तो आपको इन क्वेश्चनों की जानकारी, इनके आंसरों का पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड वेब की 3 विशेषताएं यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है क्या है? जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। जानकारी प्राप्त करना आसान होता है, यानी WWW की सहायता से किसी भी विषय की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है, जैसे गूगल पर किसी विषय को खोजकर जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा मल्टीमीडिया सुविधा, यानी कि इसमें टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है, जैसे यूट्यूब पर वीडियो देखना, वेबसाइट पर चित्र देखना, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा
हाइपरलिंक सुविधा यानी कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के लिंक के माध्यम से आसानी से जाया जा सकता है। यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे लिंक के माध्यम से आसानी से जाया जा सकता है। जैसे किसी वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके दूसरी वेबसाइट पर खोलना, जैसे आप लोग करते रहते हैं अक्सर, ठीक है, वही चीज़ें हैं जी। तो निष्कर्ष में आप देख सकते हैं इस प्रकार वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर जानकारी प्राप्त करने का तेज, सरल और उपयोगी माध्यम होता है, ठीक है। ई लर्निंग के लाभ, भाई ये इंपॉर्टेंट है ई लर्निंग वाला, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, जहाँ पे मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। ई लर्निंग, तो ई लर्निंग क्या होती है पहले आप ये समझेंगे, फिर उसके बाद लाभ देखेंगे। तो ई लर्निंग यानी कि ई लर्निंग का अर्थ समझेंगे इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर की सहायता से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना। इसमें विद्यार्थी घर बैठे वीडियो, नोट्स, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। जैसे आप करते हैं, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कैसे ई लर्निंग के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर की सहायता ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना। इसमें विद्यार्थी घर बैठे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, नोट्स आप ले सकते हैं, नोट्स आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यही क्या है, यही ई लर्निंग है, ठीक है। तो ई लर्निंग के लाभ देखेंगे, ई लर्निंग के जो लाभ हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ई लर्निंग के लाभ देखेंगे। सबसे पहला जो लाभ है, घर बैठे पढ़ाई की जा सकती है। जैसे आप अभी कर रहे हैं, समय की इसमें बचत होती है। जैसे आप कर रहे हैं, पढ़ाई में खर्च कम होता है, ठीक है। विद्यार्थी कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप अपना फ़ोन खोल के कहीं भी पढ़ सकते हैं। नोट्स PDF में मिलती है, आप वीडियो और नोट्स आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। वीडियो और नोट्स आसानी से मिल जाते हैं। और भी पॉइंट है इसमें, पढ़ाई आसान और रोचक बनती है। विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, जैसा आपको पढ़ना हो वैसे आप इसमें पढ़ सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में होता है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट और क्लास की सुविधा भी मिलती है। तो ये सब किसके लाभ है, ई लर्निंग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक की विस्तृत व्याख्या कीजिए। कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक की आपको विस्तृत व्याख्या करनी है, तो चलिए करते हैं। कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक वह प्रणाली है जिसमें विभिन्न विषयों के कंप्यूटर में सुरक्षित रखे जाते हैं। विभिन्न विषयों के प्रश्न कंप्यूटर में सुरक्षित रखे जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार इन प्रश्नों का उपयोग परीक्षा, अभ्यास और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो प्रश्न बैंक की विशेषताएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनको देखेंगे। तो प्रश्न सुरक्षित रूप से कैसे रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। इसमें प्रश्नों को आसानी से खोजा जा सकता है। कम समय में प्रश्न पत्र तैयार किए जा सकते हैं। अलग अलग कठिनाई स्तर के प्रश्न इसमें रखे जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं आप ऑनलाइन परीक्षा में उपयोग किया जाता है, ठीक है। वो उपयोग देखें, ऑनलाइन टेस्ट बनाने में उपयोग होता है इसका, अभ्यास प्रश्न देने में और परीक्षा प्रश्न तैयार करने में भी, ठीक है। तो ये आप उपयोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण टूल्स की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसकी भी व्याख्या करते हैं, अच्छे से आपको समझाते हैं। तो ICT आधारित परीक्षण निर्माण जो टूल्स हैं, ऐसे डिजिटल साधन हैं, ठीक है। यानी ICT आधारित परीक्षण निर्माण टूल्स ऐसे डिजिटल साधन हैं जिनकी सहायता से ऑनलाइन टेस्ट और परीक्षा तैयार की जाती हैं। तो इसका उपयोगिता देखेंगे, इसकी उपयोगिता कैसे, तो इन पॉइंट के माध्यम से देखेंगे। कम समय में प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है, ऑनलाइन परीक्षा लेना आसान होता है, परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाता है, प्रश्नों को सुरक्षित रखा जा सकता है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन सही तरीके से किया जा सकता है, समय और कागज की बचत होती है, ठीक है। क्लियर। अभी आपको मैं ये लिख के दूँ, ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा आप देख सकते हैं। मैं पेन से पहले नोट्स को लिखूंगा तो बहुत समय लगेगा, उसमें कागज़ वेस्ट होगा, फिर उसकी फ़ोटो खींचूंगा, PDF बनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम डायरेक्ट प्रिंट करके सरल और आसान भाषा में आपको नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स ज़रूर खरीद लें भाई। तो नोट्स में आपको नंबर नोट करा दूँ एक बार, और जो बच्चे नोट्स लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नंबर भी नोट आप कर लें 72 40 28 72 81, ठीक है। नोट्स ले लो। जिन बच्चों ने नहीं लिए, जिन्होंने ले लिए तो वो नोट्स को अच्छे से पढ़ें, समझकर रटना नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अभी काफ़ी समय आपके पास, तो आप आसानी से इन्हें पढ़ें, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो नोट्स परचेस कर लो। जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं वो नोट्स ज़रूर पढ़ें मेरे हिसाब से,
और क्लासेस देखें, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। क्लासेस तो लेट आएंगी तो नोट्स आप जल्दी पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ एग्जाम तक सारी क्लासेस ना भी हो पाए तो आप नोट्स तो पढ़ लोगे कम से कम सारी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इसलिए आप नोट्स परचेस कर लो, ठीक है। माइंड जीनियस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शिक्षक के रूप में उपयोगिता लिखिए। माइंड जीनियस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शिक्षक के रूप में क्या लिखनी है? उपयोगिता लिखनी है, ठीक है। तो चलिए माइंड जीनियस क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो माइंड जीनियस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग विचारों योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो शिक्षक के रूप में इसकी उपयोगिता यहाँ पे देखेंगे। पाठ्य योजना तैयार करने में सहायता करता है, विषय को सरल तरीके से समझाने में मदद करता है, माइंड मैप बनाकर विद्यार्थियों को समझाना कैसा होता है? आसान होता है, ठीक है। और देखें यहाँ पे 2 पॉइंट और हैं। विद्यार्थियों को रचनात्मक सोच में क्या होती है? विकसित होती है, प्रोजेक्ट और प्रस्तुतिकरण बनाने में उपयोगी होता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एडवेंचर गेम बच्चों में कौन से गुण विकसित करते हैं? व्याख्या कीजिए। जो एडवेंचर गेम होते हैं वो बच्चों में कौन कौन से गुण विकसित करते हैं, तो उनकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है, लिखना है उनके बारे में। तो सबसे पहले एडवेंचर गेम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। एडवेंचर गेम ऐसे खेल होते हैं जिनमें बच्चों को समस्या हल करनी होती है और नए कार्य पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो एडवेंचर गेम से विकसित होने वाले गुण हैं, ठीक है। तो सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है इन गेम से, समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। और भी पॉइंट हैं इसके तो वो भी देखें। धैर्य और साहस बढ़ता है और रचनात्मकता का विकास होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं पजल और मिशन वाले गेम से इन बच्चों की बुद्धि और सोचने की जो शक्ति है वो कैसी होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इनके बारे में आपको लिखना है कि कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को क्या करता है? ग्रहण करके उसे प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग के बाद उपयोगी जानकारी में बदल देता है, ठीक है। यह तेज़ गति से कार्य करता है और गणना करने, जानकारी संग्रहित करने तथा विभिन्न कार्यों को करने में क्या करता है? हेल्प करता है, मदद करता है, सहायता करता है, ठीक है। आप इसे एक बार और अच्छे से पढ़ें, नोट्स में ये मिल जाएगी, नोट्स में PDF मिल जाएगी, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर आप डेस्कटॉप, लैपटॉप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्ड यानी कि हार्ड होता है, यानी हार्ड वो चीज़ होती है जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं आप जिन्हें आप देख सकते हैं, आँखों से जो देख सकते हैं और साथ में आप छू सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, ठीक है। कीबोर्ड को आप छू सकते हैं, देख भी सकते हैं। माउस को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। मॉनिटर को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। CPU, प्रिंटर वगैरह ये सब कैसे हैं? हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें आंखों से देख भी सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात करें यहाँ पे, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को कार्य करने के निर्देश देता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर आपका कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, कार्य नहीं करेगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, तभी वो कार्य करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मल्टीमीडिया सिस्टम के घटकों का वर्णन कीजिए। मल्टीमीडिया सिस्टम के घटकों का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मल्टीमीडिया सिस्टम है वो वह प्रणाली है जिसमें जानकारी को टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसकी उपयोग शिक्षा, मनोरंजन, विज्ञापन और प्रस्तुतिकरण में किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया सिस्टम के घटक हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपका टेक्स्ट आएगा, ठीक है। टेक्स्ट देखेंगे। टेक्स्ट यानी कि लिखित जानकारी को टेक्स्ट कहते हैं। लिखित जानकारी को क्या कहते हैं? टेक्स्ट कहते हैं। यह मल्टीमीडिया का एक मुख्य भाग होता है, ठीक है, टेक्स्ट। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं किताबों और नोट्स में लिखे शब्द, ठीक है, टेक्स्ट होते हैं वे। चित्र दूसरा आपका हो जाएगा। चित्र जानकारी को समझने के लिए चित्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे फोटो, ग्राफ और चित्र, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा ऑडियो।
ऑडियो यानी ध्वनि, संगीत, आवाज़ को ऑडियो कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप गाने या भाषण वगैरह ये सब चीज़ ऑडियो में आएंगी। उसके बाद आपका आता है वीडियो, यानी कि चलते हुए चित्रों को वीडियो कहते हैं। इससे जानकारी आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है, शैक्षणिक वीडियो और फिल्में वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किन्हीं 2 प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो कंप्यूटर के प्रकार बताने और उनमें से किन्हीं 2 पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से निम्न प्रकार होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे देखेंगे। एक तो आपका सुपर कंप्यूटर होता है, दूसरा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है और माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये आपके 4 कंप्यूटर होते हैं, ये कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। तो इनमें से एक एक की व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सुपर कंप्यूटर, ठीक है, कि सुपर कंप्यूटर होता क्या है। तो सुपर कंप्यूटर पर टिप्पणी अगर आपसे अलग से पूछता है तो 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो 5-6 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। 3-4 बोल देगा आपसे, 2 या 1 लिखवाएगा आपसे। तो इसमें हम सुपर कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनकी कार्य करने की जो गति होती है वो बहुत अधिक होती है। इनका उपयोग बड़े वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों में किया जाता है। जैसे सुपर कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं यहाँ पे हम देखेंगे, उनके माध्यम से भी समझेंगे सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कि वह बहुत तेज़ गति से कार्य करते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो बहुत तेज़ गति से कार्य करते हैं, बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित कर सकते हैं, ठीक है, और जटिल गणनाएं आसानी से कर सकते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। ये सुपर कंप्यूटर की क्या थी, विशेषताएं थी। इनके उपयोग के बारे में बात करें तो उपयोग कहाँ होता है सुपर कंप्यूटर का, देखेंगे। मौसम का पूर्व अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। अंतरिक्ष अनुसंधान में उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। वैज्ञानिक शोध में सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। रक्षा विभाग में भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर के उपयोग हैं और ये ऊपर आपकी विशेषताएं ने अच्छे से समझें, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों और सरकारी संस्थानों में किया जाता है। यह एक साथ कई उपयोगकर्ताओं का कार्य संभाल सकते हैं, ठीक है। कौन से कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की भी विशेषताएं देखेंगे और उपयोग भी देखेंगे, ठीक है। तो एक साथ हजारों उपयोगकर्ताओं का कार्य कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। डेटा संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है, किसमें बहुत अधिक होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। लगातार लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं, कौन, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुरक्षा और विश्वसनीयता अधिक होती है, किसमें, मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ठीक है। अब इसके उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, तो इनका उपयोग होता है बैंकिंग कार्यों में होता है, रेलवे आरक्षण में होता है, सरकारी विभागों में और बड़ी कंपनियों में इनका उपयोग होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक और रेलवे में उपयोग होने वाले बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। कौन से कंप्यूटर हो जाएंगे जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएंगे। तो अब तीसरे की बात करें तो मिनी कंप्यूटर, यहाँ पे देखेंगे मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर के माध्यम से, मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। कौन से होते हैं, ये मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं, यानी इनकी क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। इनका उपयोग छोटे उद्योगों, संस्थानों में किया जाता है। तो इनकी विशेषताएं देखेंगे। जो मिनी कंप्यूटर है इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कई उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं इन पे, गति अच्छी होती है इनकी, आकार मध्यम होता है, व्यावसायिक कार्यों में उपयोग होता है, ठीक है, मिनी कंप्यूटर का। इसका उपयोग करें, यहाँ पे उनकी विशेषताएं देखिए। इनका उपयोग छोटे उद्योगों में, कॉलेज और संस्थानों में और डेटा प्रोसेसिंग में इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, कार्यालयों और संस्थानों में उपयोग होने वाले कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर होते हैं। अब आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है। ये सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं। कौन से, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता यहाँ पे, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनकी विशेषताएं देखेंगे। आकार में छोटे और हल्के होते हैं, ठीक है। उपयोग करना इनका आसान होता है, कीमत कम होती है, घर, स्कूल, कार्यालय में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो यहाँ पे देखेंगे। जो कंप्यूटर, इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, पढ़ाई में किया जाता है, इंटरनेट चलाने में किया जाता है, गेम खेलने में और दस्तावेज बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। क्लियर। तो भाई क्लास को लाइक कर दो, आपने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर बताना। ठीक है, इंटरनेट काफ़ी बच्चे दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों का उपयोग अलग होता है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। इंटरनेट अलग होता है और इंट्रानेट अलग होता है। ठीक है, इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, आपसे इनमें इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों में अंतर भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों को अंतर देखेंगे। इंटरनेट क्या होता है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं, दोनों में स्पेलिंग भी अलग अलग हैं। ठीक है, इंटरनेट और इंट्रानेट में। ठीक है, बस एक ई और ए का ही फर्क है दोनों में। पहले देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। तो ये विश्व भर का सार्वजनिक नेटवर्क होता है। क्या? इंटरनेट। ठीक है, यह किसी संस्था या कार्यालय का निजी नेटवर्क होता है। क्या? इंट्रानेट। इंटरनेट यानी प्राइवेट नेटवर्क होता है। जो इंटरनेट होता है वो पब्लिक होता है। ठीक है, सार्वजनिक होता है। दूसरा अंतर देखें, इसे कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है। इंटरनेट को कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है, लेकिन इंटरनेट को केवल संस्था के सदस्य ही उपयोग कर सकते हैं। जहाँ पे इंटरनेट लगा है, जिस संस्था में है, वहीं के लोग ही इसका उपयोग कर सकते हैं इंटरनेट का, लेकिन इंटरनेट का कोई भी उपयोग कर सकता है। ठीक है, दूसरा अंतर हो गया। यहाँ पे तीसरा अंतर देखें। तीसरा अंतर आप देखेंगे, इसमें जानकारी पूरी दुनिया में साझा की जा सकती है। इसमें जानकारी पूरी दुनिया में साझा की जा सकती है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, इसमें जानकारी केवल संस्था के अंदर साझा की जा सकती है, इंटरनेट में। ठीक है, इसकी पहुंच बहुत बड़ी होती है इंटरनेट की, लेकिन इसकी पहुंच सीमित होती है। जो इंटरनेट है उसकी पहुंच कैसी होती है? सीमित होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पे गूगल, यूट्यूब क्या है? ये इंटरनेट। ठीक है, और स्कूल या बैंक का आंतरिक नेटवर्क क्या होता है? इंट्रानेट। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो हम क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 805 पेपर के। ठीक है, तो 805 पेपर की ये आपकी पहली क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। पहली क्लास कंप्लीट, दूसरी क्लास आएगी आपकी जल्दी। ठीक है, तो आप बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लो भाई। नोट्स आप ले सकते हैं, आपको नोट्स लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट्स के लिए मैं आपको यहाँ पे नंबर नोट करा देता हूँ। ठीक है, तो आप नंबर नोट कर लें नोट्स के लिए। 72 40 28 72 81। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप नोट्स परचेस कर लो फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करा रहे हैं। नोट्स ये आपको समझ भी आ रहे होंगे आसानी से, और आप इन्हें नोट्स में भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी और आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे। तो भाई क्लास को लाइक कर देना, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो ईमानदारी से सब्सक्राइब करके जाएंगे आज ही क्लास को, और लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट तो कर ही देना आप यार। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।